वेलकम बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने 16th लेक्चर में। देखिए, हमने इसके पहले लेक्चर में डेफिनेशंस देखी थी, कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड आइसोटोप के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था। एटॉमिक नंबर को हम Z इस सिंबल से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर हमें क्या देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसलिए हमने डेफिनेशन भी वैसी की थी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर की वैल्यू मालूम पड़ती है तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है। मैं बता रहा हूं कि न्यूक्लियस पर, एटम पर नहीं। एटम हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो एटॉमिक नंबर Z gives us the idea about nuclear charge present on the nucleus। बराबर है, जितना प्रोटॉन है उतना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर होता है, इसलिए ऐसा हम बोलते हैं। दूसरा हमने देखा था एटॉमिक मास नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से सिंबल से? A सिंबल से, जिसे हम A सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन हमने की थी, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन नियर अबाउट सेम है, 19-20 का फर्क हम बोल सकते हैं। तो हमने प्रोटॉन का मास 1 AMU कंसीडर किया और न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU कंसीडर किया, मतलब दोनों का मास हमने सेम ही ले लिया है कैलकुलेशंस करने के लिए। अब जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं लगभग उतना ही क्या होता है? एटम का मास होता है। तो एटॉमिक मास नंबर से हमें एटम के मास के बारे में आइडिया मिल जाती है, इसलिए उसका नाम रखा गया एटॉमिक मास नंबर। जनरली एक सवाल पूछा जाता है आपको कि आइसोटोप, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, सबसे पहले किसने यूज किया था? आइसोटोप किसने डिस्कवर किए थे? उसको नाम आइसोटोप किसने दिया था? तो आइसोटोप के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, आइसोटोप्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक सोडी। तो आपको यह नाम याद रखना पड़ेगा, इस साइंटिस्ट ने आइसोटोप को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ढूंढ लिया था। अब आइसोटोप की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कुछ हमने एग्जाम्पल लिए थे। अब देखो, हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 टू लास्ट एलिमेंट 118 अन ऑक्टियम, ऐसा बोलते हैं हम उसे। बराबर है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा का पूरा हमें 11वीं और 12वीं में स्टडी करने के लिए, और इन पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, या आप भी ढूंढ सकते हैं। वो पीरियोडिक टेबल बहुत ही जल्दी, आधे 1 घंटे में लर्न हो जाएगा, पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। हमने आइसोटोप देखे थे, आइसोटोप की डेफिनेशन भी देखिए। आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक सोडी, तो ये नाम आपको याद रखना है। आइसोटोप को हमने कैसे डिफाइन किया था, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। इस तरह से हमने डेफिनेशन की थी, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। मीनिंग भी पता है, आइसो यानी सेम, टोप यानी पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे आइसोटोप एक ही जगह पे रखे जाते हैं, जिस तरह से मेरिट लिस्ट में एक जैसे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को रखा जाता है, उस तरह से। अब आइसोटोप का हमने एग्जाम्पल लिया था O8-16, O8-17 एंड O8-18। ये ऑक्सीजन के एटम्स है, और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग मास वाले हमने देखे हैं। अब ये कैसे पता चला होगा? दिखते तो नहीं सर, ये ऑक्सीजन एटम्स आंखों को तो दिखाई देते नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते, मैंने बताया था आपको। फिर ये मास कैसे पता चला होगा? तो एटॉमिक स्पेसिस जो है, मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो है, उनके मास डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें कितना भी छोटा पार्टिकल रहने दो, उसका एग्जिस्टेंस भी बताता है और उसका मास भी हमें ग्राफ के जरिए बताता है। तो ये आइसोटोप्स को हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करके ही ढूंढ लिया है। तो ऑक्सीजन के हमें 3 आइसोटोप मालूम हुए, O8-16, O8-17 एंड O8-18। इसका मतलब यह है कि एक ऑक्सीजन का मास 16 है, एक का 17 है और एक का क्या है? 18 है। अब आइसोटोप के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है। अब देखो, O8-16 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z की संख्या कितनी होगी? अब ये देखो,
हमने एलिमेंट का सिंबल लिखा है, यहाँ पे जो भी फिगर लिखी जाती है वो z की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो भी फिगर लिखी जाती है वो किसकी वैल्यू होती है, एटॉमिक मास नंबर की। हम हमेशा एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए, इस पैटर्न में हम क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है, एक्स जेड ए। तो ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी होगी, 8, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे, 8। यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब यहाँ पे भी प्रोटॉन 8 है, यहाँ पे भी प्रोटॉन 8 है, मतलब आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम्स है एंड न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, सेम ही होती है। इसलिए तीनों ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन है और 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास एन जेड मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड कितना आएगा, 8, इसमें 8 न्यूट्रॉन है। 17 माइनस 8 कितना आएगा, 9, एंड 18 माइनस 8 कितना आएगा, 10। तो इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। ये भी हमने कल बताया था कि आइसोटोप डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस, बराबर है। तो आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन वो डिफर करते हैं एक दूसरे से इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको पूछा जाएगा आइसोटोप डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एटॉमिक नंबर के बाद दूसरा ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन नंबर, तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनमें से ऑप्शन कौन सा है, तो हमें पता है कि आइसोटोप डिफर्स इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो हमें बताया गया कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एलिमेंट का रिएक्ट होने का जो तरीका होता है, रिएक्टिविटी होती है, वो होल एंड सोलली किस पर डिपेंड रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। अब इलेक्ट्रॉन सेम है तो जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम आएगी। और जिस किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है वो रिएक्ट भी एक जैसे होते हैं। यहाँ सिर्फ वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन भी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल पूरा का पूरा क्या है, सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। मतलब आइसोटोप पजेस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज Z, बराबर है। It possess same number of electrons. It possess same electronic configuration. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होंगी, मतलब वो केमिकली एग्जैक्टली सेम बिहेव करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, आइसोटोप के पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे पोजेस सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। मतलब हाइड्रोजन जिस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर पानी तैयार करता है, वैसे ड्यूटेरियम भी तैयार करेगा, वैसे ट्रिटियम भी तैयार करेगा, एक ही जैसा फार्मूला तैयार करेंगे, H2O H2O H2O, सिर्फ उनमें हाइड्रोजन का मास डिफरेंट रहेगा। तो फिर आइसोटोप में डिफरेंट क्या है, तो आइसोटोप में डिफरेंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप possess डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और भी कुछ डिफरेंट होता है क्या आइसोटोप में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो उससे क्या होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उनका एटॉमिक मास नंबर बदल गया, और एटॉमिक मास नंबर बदलने से उनकी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंडेंट है वो क्या पाई जाएगी, फिर अलग अलग पाई जाएगी। उनके मासेस अलग अलग है तो मास डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट। इसलिए आइसोटोप possess डिफरेंट मास डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर डिपेंडेंट है वो डिफरेंट पाई जाएगी, अलग पाई जाएगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर डिपेंडेंट नहीं है वो फिर उनकी क्या आएगी, सेम आएगी। इसलिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, आइसोटोप possess डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट
मास डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आइसोटोप की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंडेंट रहती है वो क्या पाई जाएगी, अलग 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 पाई जाएगी। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड नहीं रहती वो भी क्या पाई जाएगी, सेम पाई जाएगी। मतलब आइसोटोप के बारे में इतने सारे पॉइंट्स हमें मालूम होना चाहिए। तो आइसोटोप की डेफिनेशन हमने कल ही देखी थी। आइसोटोप किसने डिस्कवर किए थे, फ्रेडरिक सोडी नाम के साइंटिस्ट ने। फिर आइसोटोप के हमने एग्जाम्पल देखे, तो आइसोटोप के एग्जाम्पल देखकर हमने क्या कंक्लूजन निकाला, आइसोटोप पोजेस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज Z, उनकी Z वैल्यू सेम होगी। दे पोजेस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एज इट इज होगी, एग्जैक्टली सेम होंगी। फिर डिफरेंट क्या होगा, तो आइसोटोप में डिफरेंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने से उनका मास नंबर अलग है, मास अलग है और मास अलग है, तो जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर डिपेंडेंट है वो क्या पाई जाएगी, अलग अलग पाई जाएगी। इसलिए हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्या बताया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड मास डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इतना सारा हमें आइसोटोप के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये था आइसोटोप के बारे में। अब क्या हमें सिर्फ ऑक्सीजन के आइसोटोप मिलते नहीं, हाइड्रोजन के भी आइसोटोप हमने देखे, हीलियम के भी आइसोटोप है He2 4, He2 3, लिथियम के भी है। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज आइसोटोप, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जिसको आइसोटोप नहीं है। उल्टे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, जो हेवियर एलिमेंट है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज्यादा है, कौन से एलिमेंट को हम हेवी एलिमेंट बोलते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल टू 80 और ग्रेटर देन इक्वल टू 82 और ग्रेटर देन 82, मतलब 82 या उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जो है वो सारे हेवी एलिमेंट्स है, वो सारे रेडियो एक्टिव इन नेचर है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स वेर शोन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये आइसोटोप के बारे में हमें इतना मालूम चाहिए। अब दूसरी टर्म है आइसोबार्स, ये भी हमें मालूम चाहिए आइसोबार्स किसे बोला जाता है। अपने सम बेसिक कंसेप्ट के सिलेबस में आइसोबार्स नहीं है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए अब हम दूसरी टर्म देख रहे हैं आइसोबार्स। अब आइसोबार किसे कहेंगे, आइसो का मतलब एज इट इज क्या होगा, सेम। बार का मतलब क्या होता है, बार के अलग अलग मतलब होते हैं। मुझे समझ में आया आप बार का मतलब क्या ले रहे हो, बराबर है ना। बार का मतलब जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, बार का मतलब होता है प्रेशर, हम बार में मेजर करते हैं। प्रेशर मतलब वेट एक्सर्टेड बाय, बराबर है। तो प्रेशर बोलो या वेट बोलो या मास बोलो, तो बार ये अलग अलग मीनिंग दिखाता है। बार का 12 यूनिट है प्रेशर मेजर करने के लिए। प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, वेट एक्सर्ट कर रहा है किसी सरफेस पर। वेट को ही हम अर्थ के सरफेस पर क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो देखो मास एंड वेट आर टोटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट फॉर आवर कन्वीनियंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वी कंसीडर मास एंड वेट एज सेम प्रॉपर्टीज। तो आपको कोई मास पूछता है तो आप वेट बता देते हो, वेट बताते हो तो मास पूछते हो, तो ये ठीक है। तो आइसोबार्स, तो यहां पे बार का मतलब क्या लेना पड़ेगा, मास। आइसो एंड ए सेम। अब मास सेम होगा तो कैसे पता चलेगा, तो हमें मालूम है मास ऑफ एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक मास नंबर। तो जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा ऐसे एटम्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो आर्गन 1814 है मेरे पास एंड पोटेशियम 1940 है और कैल्शियम 2040 है। अब ये 3 एटम है और अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, बराबर है। ये तीनों एटम है अलग अलग एलिमेंट्स के, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040। 18 आर्गन का एटॉमिक नंबर है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम इन तीनों के एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम है, बराबर है। तो ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो आइसोबार जो होते हैं वो हमेशा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। एक ही एलिमेंट के एटम के अगर मास नंबर सेम है तो जाहिर है कि वो क्या हो जाएंगे, सेम ही एटम हो जाएंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। तो हम आइसोबार किसे कहेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार। आप डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्या है,
atoms of different element having different atomic numbers, having different atomic number but same atomic mass numbers are called as isobars. तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए? आइसोबार्स हुए. ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए? आइसोबार्स हुए. दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम C714 एंड N714. अब ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है. ये एटम कार्बन का है और ये नाइट्रोजन का है. यहाँ पे एटॉमिक नंबर, सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ पे C614 एंड N714. तो एटॉमिक नंबर देखो दोनों के अलग अलग है. कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन दोनों के एटॉमिक मास नंबर्स क्या सेम है. तो इसलिए इन दोनों को मैं एक दूसरे के क्या कह सकता हूँ? आइसोबार्स कह सकता हूँ. बराबर है. तो आइसोबार्स यानी समझ में आ गया होगा. फाइनली आपके लिए डेफिनेशन में बोल देता हूँ. एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम एटॉमिक मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार. और उसके कुछ गिने चुने एग्जांपल मैंने लिखे. आर्गॉन 1814, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714. तो इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं. अब आइसोबार में क्या क्या सेम होता है? आइसोबार में सेम होता है सिर्फ एटॉमिक मास नंबर. मतलब क्या सेम होगा उनके लिए? एक ही वैल्यू सेम होगी. तो आइसोबार्स possess सेम वैल्यू ऑफ ए, दैट इज सेम एटॉमिक मास नंबर. बस यही एकलौती एक चीज उनमें सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है. तो आइसोबार possess सेम एटॉमिक मास नंबर. बराबर है. डिफरेंट क्या होगा? तो व्हाट इज डिफरेंट इन आइसोबार्स? तो देखो बहुत कुछ डिफरेंट है. उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट. मतलब Z वैल्यू उनकी डिफरेंट है. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? डिफरेंट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो जाहिर है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? टोटली डिफरेंट होंगी. एंड सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी टोटली डिफरेंट होगी, चाहे वो मास डिपेंडेंट हो या मास इंडिपेंडेंट हो. तो इतना सब कुछ डिफरेंट है आइसोबार्स में. तो एक बार आप ध्यान से सुनिएगा. आइसोटोप में क्या सेम रहता है? एटॉमिक मास नंबर. सिवाय इसके और कोई चीज सेम नहीं रहती. तो आइसोबार्स possess सेम एटॉमिक मास नंबर. दे possess डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different number of electron, different electronic configuration. That's why they possess different chemical properties. अब ऐसा लगता है कि भाई उनके मास नंबर सेम है, तो मास नंबर सेम है तो फिर क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? लेकिन ये एटम्स ही डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो इनके मास नंबर एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, तो एलिमेंट ही डिफरेंट है, एटम ही डिफरेंट है, तो उनका सब कुछ क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी क्योंकि वो एटम ही डिफरेंट एलिमेंट के हैं. तो आइसोबार्स possess डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज टू. तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ये था आइसोबार के बारे में. तो क्या आपको आइसोबार समझ में आया? कल हमने आइसोटोप के बारे में देखा था और कुछ उसकी प्रॉपर्टी देखी थी. आज आइसोबार देख रहे हैं. आइसोबार क्या है समझ में आया? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम एटॉमिक मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स. ये इसके एग्जांपल है C614, N714, आर्गॉन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040. ये सारे आइसोबार्स हैं. आइसोबार में सेम क्या है? एटॉमिक मास नंबर ए सेम है, बाकी इसके कोई चीज सेम नहीं है. डिफरेंट क्या है? एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है? टोटली डिफरेंट है. तो इस तरह से हम आइसोबार को देख सकते हैं. इसके बाद आइसोस्टर्स, ये भी एक टर्म है, लेकिन अब हमें ये कभी भी किसी भी चैप्टर में पूछ नहीं जाती. आइसोस्टर्स है, आइसोडाइफर्स है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आइसो नाम से शुरू होती है, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके देखेंगे भी नहीं, इसके बारे में कुछ देखेंगे भी नहीं है. ठीक है. आप किसी रेफरेंस बुक में जाओगे तो आपको कभी कभार आइसोस्टर्स ये नाम दिखाई देगा, आइसोस्टर्स, लेकिन उसका टेंशन आपको नहीं लेना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है. आइसोडाइफर्स है, लेकिन ये क्या होता है इसका भी हमें टेंशन लेना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है. तो ठीक है. तो ये हुआ था आइसोबार एंड आइसोटोप के बारे में. अब हमें जाना है एटम के मास के तरफ. अब एटम टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस ग्राम में, किलोग्राम में मेंशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इनकन्वीनियंट है. अब क्या करें?
तो इसलिए हमने तय कर लिया कि एटम के मासेस को हम किलोग्राम, ग्राम में या फिर किसी भी दूसरे यूनिट में मेजर नहीं करेंगे, हम एटम के मासेस को मेजर करेंगे, रिलेटिवली मेजर करेंगे। अब व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए कंपैरिजन करके मास निकालना पड़ता है, और जब हम कभी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हमें कोई तो भी एक स्टैंडर्ड निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड तय करना पड़ता है। और ऐसे जो हम स्टैंडर्ड तय करते हैं उन्हें हम यूनिट्स वगैरह बोलते हैं। हमने देखा है आर्बिट्ररीली फिक्स एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज यूनिट्स, हमने डेफिनेशन देखी है। वैसे ही एटम के मासेस मेजर करने के लिए हमने रिलेटिव मासेस मेजर करने का निश्चय कर लिया। अब रिलेटिव मासेस मेजर करने के लिए हमें कोई तो भी स्टैंडर्ड चाहिए, इसलिए सबसे पहले एटॉमिक मासेस रिलेटिव मैनर में मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को पकड़ा गया था, और हाइड्रोजन का मास आर्बिट्ररीली कितना फिक्स किया गया था? 1.008 AMU। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले एज अ स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया था, और उसका मास आर्बिट्ररीली कितना लिया था? 1.008। अब हाइड्रोजन के साथ हम एटम के मास को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन के तुलना में दूसरा एटम कितने गुना हेवी है, कितने गुना लाइटर है, ये हम देखते हैं और उस कंपैरिजन से फिर उसका मास निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आता था कि हाइड्रोजन का मास है फ्रैक्शन में 1.008, और कंपैरिजन भी कभी कभी फ्रैक्शन में आती है। तो दो फ्रैक्शनल नंबर का कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमने हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हमारा प्राणवायु जो ऑक्सीजन है उसे कंसीडर किया था, और ऑक्सीजन का मास कितना फिक्स किया गया था? 16। लेकिन ऑक्सीजन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर कार्बन को एज हमने क्या किया है? स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया, और कार्बन का मास हमने फिक्स कर लिया कितना? 12। क्यों भाई 12 ही क्यों? क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन है और क्या है? 6 न्यूट्रॉन है, और दोनों का मास क्या है? 1 AMU है। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU। एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो 6 न्यूट्रॉन का मास 6 AMU। तो इसका मास कितना होगा? 12 AMU। तो इसको हमने 12 कंसीडर कर लिया। तो आज कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, इट्स मास इज बिलीव टू बी 12। तो इस तरह से हमने आर्बिट्ररीली कार्बन का मास 12 ऐसा कंसीडर कर लिया, और अब कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड मान के कार्बन के साथ कंपेयर करके हमने बाकी सारे एलिमेंट के मासेस को कैलकुलेट किया है। ऐसे मासेस को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंपैरिजन किस तरह से की जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको विस्तार से बता दूंगा। याद रहे, अब कल के लेक्चर से लेकर आगे कभी भी मिस नहीं करना एक भी लेक्चर। आज तक आपने कोई लेक्चर मिस किया है, नहीं देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही थ्योरेटिकल मैसेज, मतलब थ्योरेटिकल मैटर था, बराबर है ना। आप पढ़ के भी ये कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक यहाँ पे आपको मालूम ही था बहुत सारा, लेकिन आज के बाद जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस कैसे मेजर किए जाते हैं, ये अगर आपने एक भी पीरियड मिस कर दिया तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज तक मैंने भी आपको कभी कहा नहीं कि ये लेक्चर्स देखो, ध्यान से देखो, लेकिन इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा बहुत कंसेप्चुअल होगा, और जब भी देखोगे सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स शुरू होते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई रोज जब भी लेक्चर आएगा तो पहले देख लीजिएगा और शांति से देख लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूं 9637187422। इस नंबर पे आप मुझे आपकी क्वेरीज फॉरवर्ड करो, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। कभी कभार एक बार लेट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। याद रहे, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली सिखाता हूँ। ये जो टॉपिक थे आपको फैमिलियर थे, इसलिए मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया था इस टॉपिक का, लेकिन आज के बाद जो भी टॉपिक आएगा आपके लिए नया होगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। आपने हर एक लेक्चर देखना है ताकि फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर आप मोल कंसेप्ट करते हो तो जितने भी चैप्टर C1 में हैं उन सब के न्यूमेरिकल्स आपको आसानी से करते आएंगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ताकत से हम लेते हैं, तो आपका भी मुझे सहयोग चाहिए इसमें। तो आप अगर कल के लेक्चर से लेके कुछ भी डाउट आता है तो तुरंत वो डाउट वहीं के वहीं क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि आपका फिर
कंसेप्ट डेवलप होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने इस पर फोकस किया है, ये आप लिख के रखो। जब भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।